गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल? मस्त और स्वस्थ। चलो, मैं बच्चों मयंक सर, आज जो अपना ये क्रेश कोर्स वाली जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने बच्चों आपको बताया था कि पर डे अपन किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक का लेक्चर बनाएंगे। तो लास्ट बच्चों जो अपना लेक्चर था उसमें अपन ने इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नेम और उनके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक लेक्चर अपलोड किया था। इससे पिछले 5-6 सालों में हर साल एक क्वेश्चन बच्चों साइंटिस्ट के नेम से आ रहा था। आज जो अपना लेक्चर है ये काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर जेनेटिक्स से रिलेटेड, मोल बायो से रिलेटेड आप लेक्चर बनाएं। तो अब बच्चों अपन जेनेटिक्स और जो मोलिकुलर बायोलॉजी वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनसे 4-5 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, उन टॉपिक से अपन लेक्चर अपलोड करेंगे। जैसे जेनेटिक्स से आज मैंने टॉपिक लिया है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें बच्चों जो डिसऑर्डर है उनसे लगभग हर साल आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। देन अपन एक अगले लेक्चर में एक पेडिग्री एनालिसिस वाला पॉइंट उठाऊंगा। पेडिग्री से एक अपन लेक्चर बना लेंगे। ऐसे ही जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक को अपन पर डे के लेक्चर में उठाएंगे और उसी लेक्चर में उस टॉपिक को बच्चों बाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही बने रहें, जुड़े रहें। तो आज बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स का टॉपिक, जेनेटिक डिसऑर्डर। करें स्टार्ट। चलो, तो जो आनुवंशिक विकार है बच्चों, सबसे पहले तो नाम से ही कि व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या है। तो जेनेटिक्स जीन से कनेक्टेड अपन बोलते हैं ना, इनहेरिटेंस, वेरिएशन वर्ड अपन कई यूज करते हैं। तो इनहेरिटेंस या वंशागति का मीन बच्चों अपन यही बताते हैं कि जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो, कहां से, जनकों से संतानों में जो स्थानांतरित होते हैं, इनहेरिटेंस, वंशागति। तो ऐसे कोई भी डिसऑर्डर जो पेरेंट से ट्रांसफर टू प्रोजेनी, जनकों से संततियों में जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर जनरली उनको बोला जा सकता है। अब बच्चों यहां जो अपने सिलेबस में दे रखा है, इन जेनेटिक डिसऑर्डर को दो कैटेगरी में बता रखा है। एक दे रखे हैं बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर, ध्यान से सुन लेना। दूसरा बच्चों दे रखा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन, और सेकंड मैंने क्या लिखा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर मीन पेरेंट्स टू प्रोजेनी, क्लियर। अब इनकी बच्चों दो कैटेगरी है, मेंडेलियन और दूसरा कौन सा, क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय विकार। तो पहले सिंपल अपन इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि बच्चों जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये तो इनका रीजन तो है अकर्स ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ, ये तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं। पॉइंट बच्चों बिंदु उत्परिवर्तन हम किसको बोलते हैं, जीन म्यूटेशन। जीन में परिवर्तन के कारण, जीन में उत्परिवर्तन के कारण जो डिसऑर्डर आते हैं वो तो बेटा जी क्या कहलाएंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ जीन या पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन में चेंज आ गया। अब अपने को पता है जीन कहाँ है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी जीन में अगर चेंज आने से कोई डिसऑर्डर हो रहा है, कोई एबनॉर्मलिटीज आ रही है, तो बच्चों वो क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरी तरफ जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये देखो नाम से ही बच्चों, क्रोमोसोमल गुणसूत्र, इनका रीजन होगा एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम। गुणसूत्र में असामान्यता के कारण, क्रोमोसोम में किस वजह से, एबनॉर्मलिटीज की वजह से जो हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। केवल जीन में, अब देखो ये यहां कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, जीन क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक आध जीन में चेंज आ रहा है तब तो मेंडेलियन है। क्रोमोसोम पूरा ही चेंज हो रहा है, देन इट्स कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मैं अभी एग्जांपल से इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। चलें आगे, देखो देन मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं बच्चों, इन पर पेडिग्री एनालिसिस, जो वंशावली विश्लेषण है उसके थ्रू हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस इन पर एप्लीकेबल होता है, लागू होता है, एप्लीकेबल, इन पर क्या होगा, लागू होगा क्या, पेडिग्री एनालिसिस।
तो वंशावली विश्लेषण से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं, और पेडिग्री क्या है उसकी अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। यहां आप ध्यान रखोगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर पर पेडिग्री एप्लीकेबल होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पेडिग्री एनालिसिस से अपन पेडिग्री के थ्रू उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, या पेडिग्री क्रोमोसोमल पर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है बच्चों। अब जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सुनना, मेंडेलियन डिसऑर्डर बच्चों ये मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होते हैं। जो मेंडल के वंशागति के नियम थे, लॉ ऑफ जेनेटिक्स इनहेरिटेंस जिनको बोलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो मेंडेलियन लॉ को फॉलो करेंगे, इसलिए नाम ही क्या दे दिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर। और दूसरे कौन से आ गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेजर डिफरेंस तो क्या हुआ, ये तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, बिंदु परिवर्तन या जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। जीन छोटा पार्ट, इसलिए पॉइंट बोलते हैं बच्चों। ये एबनॉर्मेलिटीज इन क्रोमोसोम, गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण होने वाले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इन पर हम पेडिग्री एनालिसिस एप्लीकेबल करते हैं। यहां पेडिग्री एप्लीकेबल नहीं होगा, और पेडिग्री क्या है उसके लिए अपने को इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है बच्चों। अब सुनो, इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के मैं एग्जांपल यहां बता देता हूं, कौन कौन से अपने सिलेबस में एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और इस लेक्चर के बाद बच्चों अपन पिछले 5-7 साल के जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो एक ये भी काम करेंगे, पर डे जो टॉपिक आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है हम लेक्चर के बाद उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि वो टॉपिक अपना परफेक्टली तैयार हो जाए, परफेक्शन आ जाए उस टॉपिक में, उस पॉइंट में। ठीक है बच्चों। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल एक तो दे रखा आपने टर्नर सिंड्रोम, ध्यान आया। एक बच्चों दे रखा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम, ये अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, टर्नर, क्लाइनफेल्टर और डाउन सिंड्रोम। इनसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। अब मैं यहां सीधा सा सिंपली बता दूं कि जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें बच्चों टर्नर और क्लाइनफेल्टर ना, ये दोनों तो एलोसोमल, अब क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। क्लियर है फंडा। ऑटोसोम तो जो 1 से 44 अपनी अगर बात करें तो 22 पेयर तो बेटा जी ऑटोसोम है, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं X एंड Y, उसे आप क्या बोलते हो, एलोसोम। ठीक है। तो टर्नर और क्लाइनफेल्टर दोनों एलोसोमल डिसऑर्डर है। क्यों? बिकॉज टर्नर में बच्चों क्या कंडीशन, 44 प्लस X0। टर्नर में अपने को ध्यान है कि ऐसी फीमेल जिसमें 44 के साथ एक ही एक्स होगा, एक एक्स नहीं होता, तो XY का मतलब क्या हुए, एलोसोम। तो यहां बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए, 45। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का मतलब क्रोमोसोम की संख्या डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मली 46 होती है, यहां क्रोमोसोम है 45। तो ऐसी फीमेल जिनमें टर्नर सिंड्रोम होता है वो एक तरह से बच्चों स्टेराइल होती है, बंधे होती है। ठीक है। अगला क्लाइनफेल्टर में इसका कैरियोटाइप क्या बताओगे, 44 प्लस XXY, ये मेल में बच्चों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहां देख लो, एक X क्रोमोसोम मेल में क्या हुआ, एक्स्ट्रा, तो XY का मीन होता है एलोसोमल। तो यहां बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए, 47, एक ज्यादा। तो एक एक्स्ट्रा जब बढ़ गया, X बढ़ गया, X की वजह से फीमेल वाले कैरेक्टर आने लग जाएंगे, और ऐसे मेल होते हैं ना बच्चों, वो भी एक तरह से स्टेराइल होते हैं, बंधे होते हैं। इनमें गायनेकोमेस्टिज्म वाली कंडीशन होती है। गायनेकोमेस्टिज्म आपको ध्यान है, मेल में मेमोरी ग्लैंड क्या हो सकती है, एक्टिवेट। तो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से मेल में फीमेल के कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, विजिबल अपीयर हो जाते हैं बच्चों। दैट्स कॉल्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बच्चों इसको अपन एक मंगोलिज्म वर्ड भी देते हैं। डाउन सिंड्रोम ऑल्सो कॉल्ड मंगोलिज्म, मंगोलियन इडियट बोलते हैं। मंगोलिज्म जो मेंटली रिटार्ड होते हैं, दिमाग थोड़ा इनका अल्प विकसित होता है। एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है। लैंगडन डाउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1866 को, वहां बता रखा है। और डाउन सिंड्रोम में बच्चों ये एक ट्राइजोमी है, ट्राइजोमी।
इन 21st क्रोमोसोम। ध्यान आया? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, मतलब 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। 21st जब एक्स्ट्रा आ जाएगा तो यहां टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच्चों कितने हो जाएंगे? 47। तो देख लो, इन तीनों डिसऑर्डर में क्रोमोसोम की नंबर संख्या परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है? तो ट्राइसोमी का मतलब समझ गए ना? त्रिसूत्रता, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से बच्चों। 2n का मतलब 46 है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया 2n+1, वो ट्राइसोमी है, जिसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। हालांकि देख लो, क्लाइनफेल्टर भी बच्चों ट्राइसोमी है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो ट्राइसोमी होता है, लेकिन ये वाली ट्राइसोमी तो कौन से क्रोमोसोम में है? एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में। जबकि डाउन सिंड्रोम में बच्चों कौन सा क्रोमोसोम है? 21st, और ये एक तरह से कौन सा है? ऑटोसोम। ठीक है ना? एलोसोम की जगह बेटा जी कौन सा है? ऑटोसोमल। क्लियर? तो एलोसोम और डाउन सिंड्रोम है ऑटोसोमल। मेंटली रिटार्ड होना एक वो डायग्राम में भी बता रखा है, जिसमें वो पाम क्रीज होती है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज ऐसे बच्चे को हो सकती है। जन्मजात हृदय संबंधित विकार हो सकते हैं। मानसिक रूप से अल्प विकसित, मेंटली रिटार्ड। तो ये तीन तो अपने एनसीईआरटी के। उसके अलावा भी बच्चों अगर आप कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में और 2-4 नाम आपको बता ही देता हूं, ध्यान रख सकते हो आप। क्रोमोसोमल में जैसे एक आता है जैकब या क्रिमिनल सिंड्रोम, एक बच्चों एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, नाम है ये, फील नहीं करना है। पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जैकब और क्रिमिनल सिंड्रोम। तो इनमें देखो कि जो क्रोमोसोम जैकब में तो 44+XYY, जो एडवर्ड है बेटा जी इसमें 18th क्रोमोसोम में ट्राइसोमी आ जाती है, और पटाऊ में 13th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। सब में क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आती है, इस क्रोमोसोम की नंबर चेंज हो जाती है। तो देखना जैकब या अपराधी सिंड्रोम में क्या होता है? मेल में बच्चों क्लाइनफेल्टर में तो एक X एक्स्ट्रा आ रहा था, यहां एक Y क्रोमोसोम क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा आ जाता है। एक Y से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे एग्रेसिवनेस, उग्रता बढ़ जाती है, क्रिमिनल टाइप बिहेवियर हो जाते हैं। और इसमें भी बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 47। XY में चेंज आ रहा है तो एलोसोमल, उसके अलावा किसी में चेंज आए तो ऑटोसोमल। यहां देख लो एडवर्ड और पटाऊ सिंड्रोम में बच्चों, एडवर्ड में कौन सा क्रोमोसोम? 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, और पटाऊ में कौन सा? 13th क्रोमोसोम की क्या आ जाती है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मीन वही 2n+1, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, और इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच्चों कितने हुए? 47 हुए। क्लियर है फंडे? तो ये हमने बात की कौन से डिसऑर्डर की? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। अब जो अपना फर्स्ट इधर वाला पॉइंट था वो था बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर। उस पे आते हैं अपन डिटेल से। तो अपन हेडिंग डालते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपन वही जनरली टॉपिक पॉइंट उठाएंगे बच्चों, जिससे आपको नीट में एक क्वेश्चन कवर हो जाए इजी वे में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर वही हो गए जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जो मेंडेलियन लॉ को फॉलो करते हैं और जिन पर पेडिग्री एनालिसिस एप्लीकेबल होता है। ठीक है? अब बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, एक इसमें वही आया ऑटोसोमल, एक बच्चों आया एलोसोमल। ऑटोसोमल और एक हमने क्या लिखा? एलोसोमल। ये 2 नाम आप फिक्स याद रख लेना, सीधे से ही है इनका मीनिंग। अगर ऑटोसोम क्रोमोसोम में बात हो रही है गड़बड़ी की तो ऑटोसोमल, अगर सेक्स क्रोमोसोम में बात हो रही है तो एलोसोमल। एलोसोमल का मीन कौन से क्रोमोसोम? लिंग गुणसूत्र या तो सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y। अब पहले बच्चों ऑटोसोमल की बात करें तो ऑटोसोमल जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, देखो मेंडेलियन है तो मेंडेलियन का मतलब क्रोमोसोम में म्यूटेशन की, जीन में, बिल्कुल जीन में होना है, पॉइंट म्यूटेशन की बात है। तो यहां ध्यान से सुनना, ऑटोसोमल का मतलब ऑटोसोम क्रोमोसोम, तो यहां जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम।
बात समझ में आ रही है बच्चों? ऑटोसोम क्रोमोसोम के किसी जीन में म्यूटेशन से जो गड़बड़ी होती है दैट्स कॉल्ड ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। बात भेजे में घुसी क्या? मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं। मेंडेलियन का मतलब म्यूटेशन तो जीन में ही होगा, पॉइंट म्यूटेशन है, क्रोमोसोम की नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जीन कहां प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पे। तो ऑटोसोमल का मतलब उन जीन में म्यूटेशन जो कहां मिलेंगे? ऑटोसोम पे, 1 to 44 में किसी पर भी। और अगर सेक्स क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन हो रहा है तब आप क्या बोल दो? एलोसोमल। ठीक है बच्चों, तो यहां हो गया जीन म्यूटेशन इन एलोसोमल क्रोमोसोम। समझ रहे हो बात? म्यूटेशन जीन में ही करना है। अब वो जीन अगर ऑटोसोम पे प्रेजेंट है तो ऑटोसोमल हो गए, अगर बच्चों एलोसोम पे प्रेजेंट है तो एलोसोमल हो गए। क्लियर फंडे? अब लो एलोसोमल के एग्जाम्पल पहले बता देता हूं मैं। इसमें भी अपने पास एक्स लिंक्ड वाले हैं, डबल स्टार लगा दिया मैंने, क्वेश्चन आ जाता है। एक्स लिंक्ड का मतलब जिनकी जीन कौन से क्रोमोसोम पर हो? एक्स पर हो, और एक्स कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम। तो एक्स लिंक्ड के बच्चों कौन कौन से एग्जाम्पल? बिल्कुल दिमाग में कौन सा आया? हीमोफीलिया करेंगे डिस्कस, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, रंग अंधता, और तीसरा DMD, डुक्कने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो तीन अपने को डिजीज याद रखनी है जो बेटा जी कैसी है? एक्स लिंक्ड है, और इनकी जीन एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स लिंक्ड में भी रिसेसिव है, अप्रभावी है। तो ये तो कर लेंगे डिस्कस। हीमोफीलिया का पता अपने को, जिसमें ब्लड क्लोटिंग में टाइम लगता है, क्लोट डिले होता है, धीरे होता है, ज्यादा ब्लड की लॉस हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस में वो रेड ग्रीन ब्लू के प्रॉपर कलर विजन नहीं बनता। और DMD बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है डुकेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डुक्कने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो मसल से रिलेटेड है, मांसपेशियां वीक कमजोर हो जाती है, वो डुक्कने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और इनकी जीन आपको कहां मिलेगी? एक्स क्रोमोसोम पे। इसलिए बच्चों क्या नाम दिया? एक्स लिंक्ड। ये रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, एलोसोमल होते हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चन भी अपन करेंगे आगे। उससे पहले अपन आते हैं इस वाले पार्ट पे, कौन से? ऑटोसोमल पे। तो यहाँ डिफरेंस समझ में आ गया ना? ऐसी जीन में म्यूटेशन जो कौन से क्रोमोसोम पर हो? ऑटोसोम पे, ऑटोसोमल है। और बच्चों जो जीन एक्स या वाई पर हो वो एलोसोमल है, उसमें एक्स वाले अपने एग्जाम्पल है, इसलिए आप इनको एक्स लिंक्ड, ये रिसेसिव अप्रभावी होते हैं, जिसमें हीमोफीलिया आता है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस आती है, और डुक्केने मस्कुलर डिस्ट्रोफी आता है, पेशीय दुष्पोषण, मांसपेशियां इनमें कमजोर वीक हो जाती है। ठीक है, चलो इन पे डिस्कस करने से पहले मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं ऑटोसोमल में बच्चों, फिर आते हैं उन पे, उनके कुछ क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे। ऑटोसोमल पेडिग्री भी कनेक्टेड है इसी से। ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ये मेंडेलियन की बात हो रही है। इनकी जीन आपको एक्स और वाई पर नहीं मिलेगी, बिकॉज ये कैसे हैं? ऑटोसोमल। अब बच्चों ऑटोसोमल में भी फिर से दो कैटेगरी बता रहा हूं, एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रभावी, एक बेटा जी ऑटोसोमल रिसेसिव अप्रभावी। तो ऑटोसोमल में दो कंडीशन आ गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अब इनको सोल्व करने के लिए मैं आपको कुछ जीनोटाइप बताऊंगा, बिल्कुल सरल तरीके से हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो डोमिनेंट अगर कोई डिजीज है तो एग्जांपल से पहले मैं तीन जीनोटाइप आपके पास बोर्ड पे लिख रहा हूं बच्चों, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो यही मैंने रिसेसिव के लिए लिख दिए, तीन जीनोटाइप जीन के लिए अपन ने लिखा है। तो पहली चीज तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर हम ऑटोसोम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई वर्ड क्रोमोसोम कभी भी यूज नहीं करेंगे। मैं एक्स वाई नहीं लिखूंगा, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकता हूं, बट एक्स वाई अपने को यूज नहीं करना, बिकॉज एक्स वाई आप डिनोट रिप्रेजेंट करते हो सेक्स क्रोमोसोम के लिए। ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। अब डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो प्रभावी में आपको पता है सीधी सी बात है
अगर डोमिनेंट है तो बच्चों होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस होगा। अरे कैपिटल टी प्लांटोल होगा, कैपिटल टी स्मॉल डी में भी प्लांट लंबा ही होगा, क्योंकि होमो हो या हेटेरोजाइगस दोनों में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होगा। स्मॉल टी ये वाला कैसा बच्चों, ड्वार्फ होगा, तो रिसेसिव कैरेक्टर केवल होमोजाइगस में। ये ध्यान है अपने को ये बात। चलो अब आते हैं इधर। तो डोमिनेंट प्रभावी की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने 3 कंडीशन आपके आगे बोर्ड पे लिख दी। अब बच्चों कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट है तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, प्रकट होगा, प्रदर्शित होगा। तो ये दोनों कंडीशन ही क्या आएगी, अफेक्टेड। ये ध्यान से सुन लेना, बस ये 3 कंडीशन याद रखनी है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो कैपिटल ए है तब भी वो अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा, रोगी होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए है तब भी वो अफेक्टेड होगा, रोगी होगा, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट है बच्चों। स्मॉल ए वाली केस में वो कैसा होगा, अनअफेक्टेड, अप्रभावित होगा, ठीक है। तो जब स्मॉल ए है तब बच्चों है प्रभावित है, बाकी दोनों कंडीशन में वो रोगी है, कैरियर नहीं होगा, कैरियर वर्ड यूज नहीं करना, इन दोनों केस में वो अफेक्टेड। अब रेसेसिव पे आ जाओ, अप्रभावी। अभी बताया था अपन ने रेसेसिव केवल और केवल कब प्रकट होगा, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, समयुग्मनजी अवस्था। ये रही बच्चों रेसेसिव है तो स्मॉल लेटर, तो स्मॉल ए इसी कंडीशन में ये केवल क्या होगा, अफेक्टेड होगा, प्रभावित, रोगी होगा। कैपिटल ए इसमें वो नॉर्मल होगा, अनअफेक्टेड होगा, सामान्य होगा, रोग नहीं होगा। और कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ ये वाली कंडीशन यहां क्या आएगी, कैरियर, वाहक होगी, ठीक है। हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस में कैरियर वर्ड यूज करते हैं ना, तो यहां रेसेसिव वाले केस में ये वाला अफेक्टेड है। रेसेसिव है तो हमेशा होमोजाइगस में होगा, समयुग्मनजी में होगा। रेसेसिव है तो स्मॉल लेटर से अपन लिखते ही हैं। ये वाला नॉर्मल होगा, ये कैसा होगा, कैरियर का मतलब जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है, रोग फैलाता है, लेकिन कैरियर के खुद के डिजीज नहीं होती है, ध्यान है अपने को ये। और इधर डोमिनेंट में बच्चों ये दोनों अफेक्टेड है, ये एक अनअफेक्टेड होगा, याद हो जाएगी ये चीज, बस ये याद हो जाएगी तो आगे कोई सा क्वेश्चन में अपन डाउट नहीं रहेगा, इजी वे में सोल्व हो जाएगा। चलें अब मैं आपको कुछ इनके एग्जाम्पल लिखा देता हूं, बस बाकी इस जीनोटाइप को याद रखना इतने को, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व है। और वैसे बच्चों नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऑटोसोमल में भी किससे आते हैं, रिसेसिव से आते हैं। इसी की एग्जाम्पल जनरली अपने सिलेबस में है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे, चाहे वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफीलिया भी रिसेसिव थे, और ऑटोसोम में भी जनरली किससे आते हैं, रिसेसिव से। ये कंडीशन अपने को याद रखनी, प्रैक्टिस के लिए अपन आगे क्वेश्चन कर ही लेंगे। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाएं, तो डोमिनेंट के एग्जाम्पल लिखा देता हूं मैं पहले। फर्स्ट बच्चों डोमिनेंट का एग्जाम्पल से पूछे तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इसको भी पेशीय दुष्पोषण ही बोलते हैं, ये अपने लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है। वो था डीएमडी, डुक्कने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ध्यान रखना वो एक्स लिंक्ड है। ये है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी बच्चों। मायो वर्ड, मायो आते ही आप समझ जाओ किसके बारे में बात हो रही है, मसल्स के बारे में। और मसल्स में एक प्रोटीन होती है बच्चों, बिल्कुल हमने एक्टिन पढ़ा है, अपन ने मायोसिन पढ़ा है, आपने ट्रोपोनिन पढ़ा है, ट्रोपोमायोसिन पढ़ी है। वैसे ही मसल्स में एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन भी होती है, उसकी डेफिशिएंसी से ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, मसल्स वीक हो जाती है। और चूंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इनकी जीन होगी, और बच्चों मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की जीन अपने को मिलती है 3rd and 19th क्रोमोसोम पे। कौन से पे, 3rd and 19th क्रोमोसोम पे। ये जीन आप अलग से नोटबुक में मेंशन कर सकते हो ताकि अपने को ध्यान रहे। तो मायोटोनिक डोमिनेंट है, जीन फाउंड ऑन 3rd and 19th क्रोमोसोम, ठीक है। अगला एग्जांपल लें, मायोटोनिक के बाद एक और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया डिजीज, इसकी जो जीन है वो मिलेगी, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 4th क्रोमोसोम पे।
मेंडेलियन है तो जीन में म्यूटेशंस की वजह से हो रहे हैं। तो हंटिंगटन कोरिया की जीन जो है जिसमें म्यूटेशन हो वो आपको कौन से क्रोमोसोम पे मिलेगी? 4th क्रोमोसोम पे। और मायोटोनिक की जीन बच्चों 3rd और 19 दो अलग अलग क्रोमोसोम पे होती है। ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी 1st 2nd इसमें अलग अलग बोलते हैं, DM 1st 2nd, उतनी डिटेल में तो अपने को नहीं जाना। मायोटोनिक मसल्स की वीकनेस। हंटिंगटन कोरिया जीन कहाँ मिली? 4th क्रोमोसोम। किसका एग्जाम्पल है? ऑटोसोमल डोमिनेंट का। और बच्चों हंटिंगटन कोरिया में होता क्या है, इसमें जो ब्रेन की सेल्स और टिश्यू है वो धीरे धीरे डीजनरेट और डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम धीरे धीरे, नर्वस सिस्टम की सेल्स धीरे धीरे अपघटित डीजनरेट हो जाती है। तो ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है हंटिंगटन कोरिया। क्लियर? एक और मैं एग्जांपल लिखा देता हूं इसी में, डोमिनेंट का तीसरा और बच्चों लास्ट एग्जांपल, तीसरा और लास्ट एग्जांपल पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली, ये लो, रटने वाला कुछ नहीं है, नाम से ही मीनिंग आते हैं। पोली, पोली का मतलब सामान्य से ज्यादा। डेक्टाइली हम बोलते हैं ना पेंटाडेक्टाइली, अपनी अंगुलियां 5 डिजिट हम बोलते हैं पेंटाडेक्टाइली। डेक्टाइली फिंगर डिजिट के बारे में बताता है। पोली का मतलब बच्चों जब वो नंबर उसकी नॉर्मल से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हो, तो इसकी पहले तो याद रख लो जो जीन है वो तो मिलेगी 7th क्रोमोसोम पे। और इनमें जो नंबर ऑफ डिजिट है, फिंगर है, वो मोर देन 5 होती है। 5 की बजाय 6 आ गई फिंगर, अंगूठा, कुछ भी। ऋतिक रोशन ध्यान है अपने को। तो पॉलीडेक्टाइली का मीन मोर देन 5, वो पॉलीडेक्टाइली। तो 3 मैंने आपको ऐसे डिसऑर्डर बता दिए जो ऑटोसोमल क्या है? डोमिनेंट है। क्वेश्चन जनरली आता है ऑटोसोमल रिसेसिव से या एक्स लिंक्ड रिसेसिव से, लेकिन ध्यान रखना बिकॉज मायोटोनिक जो डिस्ट्रोफी है वो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। इसको हम पेडिग्री में भी आगे यूज करेंगे अगले लेक्चर में। तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी नाम से क्या सीखा? मायो का मीन मसल, डिस्ट्रोफी मसल की डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी, तो मसल्स वीक हो जाएगी। जीन मिलेगी आपको तीसरे पे 19वें क्रोमोसोम पे। दूसरा बेटा जी हंटिंगटन कोरिया जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, ब्रेन की सेल्स धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जीन आपको मिलेगी 4th क्रोमोसोम पे। मायोटोनिक की 3rd पे, हंटिंगटन कोरिया की 4th पे और पॉलीडेक्टाइली की 7th क्रोमोसोम पे, जिस पे पोली का मतलब ज्यादा, 5 से ज्यादा डिजिट होना, पॉलीडेक्टाइली। क्लियर? चलो अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं अपन। ये तो बच्चों हमने बात कर ली ऑटोसोमल डोमिनेंट की। अब हम आ रहे हैं किस पे? ऑटोसोमल रिसेसिव पे। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे आ रहा हूं मैं, ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल। चलो एक वैसे ही आते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं अपन। ये लो बेटा जी, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और उसके एग्जांपल। ऑटोसोमल अप्रभावी रोग, तो नाम से मीनिंग समझ लो। ऑटोसोम का मतलब किस जीन, ऑटोसोम पर इनकी जीन होगी, ऑटोसोम क्रोमोसोम पर इनकी जीन होगी। रिसेसिव का मतलब जो एक्सप्रेस होगा केवल होमोजाइगस, स्मॉल ए ही क्या होगा? अफेक्टेड होगा, रोगी होगा, प्रभावित होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर होगा, कैपिटल ए नॉर्मल होगा। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल इनके पहले पढ़ते हैं कौन कौन से। तो ऑटोसोमल रिसेसिव का मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, इसके भी कुछ एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल उनके आगे मैं एनसीईआरटी लिख दूंगा, बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट है बता ही देता हूं बच्चों। गाउचर डिजीज, इसकी जो जीन है वो अपने को मिलती है 1st क्रोमोसोम पे। जीन आपको किस में मिलेगी? 1st क्रोमोसोम पे। गाउचर डिजीज फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, वसा के उपापचय से रिलेटेड है। अगर थोड़ा सा याद रखना चाहो तो बच्चों इसमें एक एंजाइम है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या नाम लिखा मैंने? ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, इस एंजाइम की क्या हुई? डेफिशिएंसी। तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड है वो बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। तो फैट मेटाबॉलिज्म वसा उपापचय से प्रभावित रोग है गाउचर डिजीज, जिसकी जीन हमको कहां मिलेगी? 1st क्रोमोसोम पे। चलो सेकंड बच्चों,
एल्केप्टोन यूरिया पूछा हुआ भी एक पुराना क्वेश्चन, अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बच्चों इसको दे रखा है। एल्केप्टोन यूरिया, जिसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं, ध्यान आया? एल्केप्टोन यूरिया या ब्लैक यूरिन, इसकी जीन बच्चों मिलेगी 3rd क्रोमोसोम पर। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की भी 3rd पे थी, दिमाग मत लगाना कि सर उसकी भी 3rd पे, इसकी भी 3rd पे हो सकती है ना। क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे कई जीन प्रेजेंट होती है, ध्यान अपने को। मॉर्गन ने बोला था जीन लीनियर सीक्वेंस में एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित होती है क्रोमोसोम पर, ठीक है बच्चों। तो मायोटोनिक की भी 3rd पे और एल्केप्टोन यूरिया की जीन भी 3rd क्रोमोसोम पे, जिसको अपन ब्लैक यूरिन भी बोलते हैं, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और इसमें यूरिन के साथ में बता देता हूं, जो मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बताता हूं, एक एसिड बच्चों आता है होमोजेंटेसिक एसिड। तो होमोजेंटेसिक एसिड एक्सक्रीटेड विद यूरिन, यूरिन के साथ कौन सा? होमोजेंटेसिक एसिड आता है, इसलिए इस यूरिन का कलर ब्लैक, तो इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। एल्केप्टोन यूरिया ये फर्स्ट नॉन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पहला ज्ञात उपापचयी विकार, फर्स्ट नॉन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन सा? एल्केप्टोन यूरिया। 3rd बच्चों, एल्केप्टोन यूरिया के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले डिसऑर्डर पे। ये भी अपने एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। फुटिए तंतुमयता, ये एनसीईआरटी में है बच्चों, और एक इन्हीं 2 चैप्टर में दे रखा है। जेनेटिक्स में भी इसका वर्ड आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक बायोटेक्नोलॉजी में भी आता है। बायोटेक्नोलॉजी का 12वां चैप्टर बच्चों, एप्लीकेशन वाला, उसमें बता रखा है। पढ़िए उस चैप्टर को, लास्ट में वो आते हैं ना एल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनके अगेंस्ट वो ट्रांसजेनिक एनिमल यूज किए जाते हैं, मॉडल बने हुए हैं, वहां एक यूज करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो जीन है वो मिलेगी 7th क्रोमोसोम पर। इसकी जीन किस पर? 7th क्रोमोसोम पर। और इस डिजीज में बच्चों सोडियम क्लोराइड, इनका रीअब्जॉर्प्शन कम होता है, सोल्ट से रिलेटेड है। सोडियम क्लोराइड का पुनः अवशोषण कम होगा, बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है। प्लस इसमें बच्चों जो म्यूकस है, म्यूकस जो होता है, सलाइवा है, ये जनरली जो बॉडी के फ्लूइड है ये कंपैरेटिवली थिक हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन कहां है? 7वें क्रोमोसोम पर। सोडियम क्लोराइड इनका रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो सकती है, और बॉडी के जो फ्लूइड है जैसे कि श्लेष्मा, म्यूकस, जैसे कि सलाइवा, डाइजेस्टिव जूस बोल दूं मैं, वो सब थिक हो जाते हैं। थिक का मतलब गाढ़े हो जाते हैं बच्चों, कंसंट्रेट हो जाते हैं। और ज्यादा थिकनेस होने से क्या होता है कि जो ट्यूब और डक्ट होती है, नलिका वाहिनियां जो होती है जिनमें फ्लूइड बहता है, थिक होने से उन ट्यूब और डक्ट्स को भी क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं, अवरुद्ध कर सकते हैं। तो मेन सिस्टिक फाइब्रोसिस का इफेक्ट लंग्स पे, एल्वियोलाई ट्रेकिया में डिपॉजिट हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है, ब्लॉकेज आ सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक घातक डिजीज है जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, जिसकी जीन मिलेगी 7th क्रोमोसोम पे, आयंस का एब्जॉर्प्शन कम होगा, और जो सलाइवा, आपका म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस, वो बच्चों कैसे हो गए? थिक हो गए। थिक होने से डक्ट और ट्यूब में क्या आ सकता है? ब्लॉकेज आ सकता है। क्लियर? चलें आगे, ये एनसीईआरटी में डिजीज दे रखी है। नेक्स्ट बच्चों, ऑटोसोमल रिसेसिव में हम 4th पे आए। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बाद अगला मैं डिसऑर्डर आपको बता रहा हूं, या पीकेयू से पहले, वही सिकल सेल एनीमिया। ध्यान ही है सबको, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका तारकता, ये भी कहाँ मिलेगी अपने को? एनसीईआरटी में, तो वहां दे रखा है, मैं बता देता हूं, ध्यान अपने को। सिकल सेल में बच्चों क्या होता है? पहली बात, जीन इसकी जीन फाउंड ऑन 11th क्रोमोसोम, और अपने को पता है बीटा चेन, हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन बच्चों? बीटा चेन, देख लेना एनसीईआरटी में। बीटा चेन का कितने नंबर का? 6th नंबर का एमिनो एसिड।
हीमोग्लोबिन में चेन होती है ना, अल्फा चेन, बीटा चेन, तो बीटा का 6th नंबर का एमिनो एसिड ग्लूटामिक की जगह बच्चों क्या हो जाता है, वेलिन हो जाता है। और इस चेंज की वजह से क्या हुआ, आरबीसी शिकल शेप्ड, हंसियाकार हो जाती है और वो लो ऑक्सीजन टेंशन में पॉलीमराइज्ड हो जाएगी, जो संघनित एक जगह हो जाएगी, इसको अपन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है। और सिकल सेल एनीमिया में वो ध्यान रख लेना, जब आरबीसी की शेप, आकृति बदल गई बच्चों, तो ये मलेरिया के लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, मलेरिया प्रतिरोधी कैपेसिटी इनमें पाई जाती है। बात समझ में आई। क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट पैथोजन प्लाज्मोडियम है वो अपनी बॉडी में लीवर और कौन सी सेल में जाता है, आरबीसी। अब बच्चों सिकल सेल में क्या हुआ, आरबीसी की शेप, आकृति बदल गई। तो जब आरबीसी की शेप बदल जाती है तो उसमें प्लाज्मोडियम की स्टेज एंटर नहीं कर पाती, उसकी साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती। तो जिन बंदों को सिकल सेल है या वो कैरियर है, उन्हें मलेरिया के अगेंस्ट क्या मिलती है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी, या उनको मलेरिया नहीं होता। क्लियर। तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का 6th एमिनो एसिड ग्लूटामिक की जगह कौन आ जाएगा, वेलिन आ जाता है। इतने से चेंज होते ही वो आरबीसी की शेप कैसी हो गई, शिकल शेप्ड। वो जी उसकी जगह रिप्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, जीन आपको 11th पे। चलो आगे, 5th के बाद 4th सिकल सेल के बाद बच्चों एक नेक्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव पे आ रहा हूं मैं, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, सूरजमुखी बोलते हैं इसको, एल्बिनो, एल्बिनिज्म डिजीज आती है। देखो क्या होता है, इसकी भी जीन बच्चों 11th क्रोमोसोम पे ही है, सिकल सेल की भी 11th, इसकी भी 11th पे। और इसके जो पेशेंट होते हैं ना, उनको एल्बिनो बोलते हैं। एल्बिनो मतलब स्किन, बच्चों स्किन में जो कलर होता है ना आपकी स्किन का, ब्राउनिश या जो भी वाइटिश स्वीटिश कलर है, वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, हाँ दिमाग में कौन सा आ रहा है, मेलानिन। तो अपनी स्किन में एक पिगमेंट वर्णक होता है बच्चों, मेलानिन पिगमेंट। इसका मेन काम तो आपको पता है, कलर वाला मेन काम नहीं है। मेन काम मेलानिन आपको प्रोटेक्ट करता है, किससे, यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से आपको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, साथ में स्किन को कलर भी देता है। तो अगर मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस ना हो, पिगमेंट ना बने, तो स्किन सफेद हो जाती है, उसी को बोलते हैं एल्बिनिज्म। रोग का नाम एल्बिनिज्म है और रोगी या पेशेंट क्या कहलाते हैं, एल्बिनो। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव, जीन फाउंड ऑन 11th क्रोमोसोम। क्लियर। अगला एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया शॉर्ट में बच्चों क्या बोलते हैं, PKU। फिनाइल कीटोन यूरिया जीन इसकी मिलेगी 12th क्रोमोसोम पर। इसकी जीन कौन से, 12th क्रोमोसोम पे। क्या होता है तो मैं एक रिएक्शन से बता देता हूं कि एक एमिनो एसिड है अपनी बॉडी में, फिनाइल एलानिन होता है। इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल, आवश्यक अमीनो अम्ल है कि अनावश्यक है, लगाना दिमाग के घोड़े दौड़ाना। मैं बता देता हूं जेनेटिक कोड में पहला जेनेटिक कोड कौन सा था, UU था, और वो रिप्रेजेंट करता है किसको, इसी फिनाइल एलानिन को। याद आ रहा ना कुछ। अब बच्चों फिनाइल एलानिन एक और एमिनो एसिड बनाता है, टायरोसिन। टायरोसिन से एक पिगमेंट बनता है मेलानिन। एक बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन है कि फिनाइल एलानिन से कौन बना, टायरोसिन। टायरोसिन से कौन बना बच्चों, मेलानिन। अब यहां जो एंजाइम काम आता है, देखो इस जगह काम आता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम तो चाहिए ना, और यहां बच्चों काम आता है टायरोसिनेज। एज लग गया तो वो क्या बन गया, एंजाइम। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में क्या बनाता है, टायरोसिन। तो टायरोसिनेज की प्रेजेंस में क्या बना देता है, मेलानिन। टायरोसिन भी एमिनो एसिड है, नॉन इसेंशियल। ये इसेंशियल होता है, देख लेना आप। ठीक है। अब बच्चों अगर इस एंजाइम की, ध्यान से सुनना, किसकी, अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाए, क्या हो जाए, कमी हो जाए बच्चों, तो क्या होगा, अगर किसी में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो सिंपल सी बात है, ये कम हुआ तो फिनाइल एलानिन की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगी। बस
इसकी कमी से इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। और जब एक्स्ट्रा फिनाइल एलानिन जो होता है, एक्स्ट्रा जो होगा फिनाइल एलानिन, वो बच्चों फिनाइल पायरुविक एसिड फॉर्म करता है। क्या बना देगा? फिनाइल पायरुविक एसिड। और वो ब्रेन की सेल्स में, ब्रेन में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे मेंटली रिटार्ड, मानसिक रूप से विमंदित हो सकते हैं। और यही पायरुविक एसिड जब यूरिन के साथ बाहर आता है, क्योंकि किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती, और इसका यूरिन के साथ बाहर आना ही बच्चों क्या कहलाता है? फिनाइल कीटोन यूरिया। समझ गए? तो फिनाइल एलानिन इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाया? टायरोसिन, जो टायरोसिनेज की प्रेजेंस में क्या बना देगा? मेलानिन। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन बढ़ा बच्चों? फिनाइल एलानिन, जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन की सेल्स में डिपॉजिट होने से मेंटली रिटार्ड हो सकता है, और ये यूरिन के साथ बाहर आना ही क्या कहलाया? फिनाइल कीटोन यूरिया। वहां होमोजेंटेसिक एसिड बाहर आ रहा था, जिसको हमने बोला था एल्केप्टोन यूरिया। ठीक है? और इसकी जीन आपको मिलेगी 12th क्रोमोसोम पे। अब इसमें यह भी समझ सकते हो सेकेंडरी इफेक्ट, इसकी अगर कमी हुई तो टायरोसिन की भी कमी हुई, बिना टायरोसिन के मेलानिन की भी क्या हुई? कमी हुई। और बिना पिगमेंट के हम बता सकते हैं एल्बिनिज्म हो सकता है ना? सेकेंडरी इफेक्ट ये भी हो सकते हैं, क्योंकि बिना टायरोसिन के मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं होगा। तो आप ये रिएक्शन याद रख सकते हो। चलें आगे। चलो, तो देर किस बात की। 6th फिनाइल कीटोन यूरिया के बाद 7th लिख रहा हूं मैं, PKU के बाद अगला बच्चों एक अपने बता रखा है टे-सैक डिजीज। ये भी ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, टे-सैक डिजीज। इसकी जीन मिलेगी 15th क्रोमोसोम पर, जिसमें याद रखो तो एक हेक्सोएमिनाइडेज, एज लग जाता ना, वो एंजाइम हो जाते हैं, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, हेक्सोएमिनाइडेज की डेफिशिएंसी, जिससे वो गैंग्लियोसाइड फैटी एसिड है वो दिमाग में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे जो ब्रेन है, ब्रेन सेल्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, उनकी सेल्स धीरे धीरे अपघटित डिजेनरेट हो जाती है। उसको बोलते हैं टे-सैक डिजीज। जीन कहाँ मिली? 15th क्रोमोसोम पर। कौन सा एंजाइम? हेक्सोएमिनाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से गैंग्लियोसाइड ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, जो एक प्रकार का फैटी एसिड है, वशीय अम्ल है। बस ये क्रोमोसोम 15 याद रख लेना। अगला इंपॉर्टेंट एड्स डिजीज, फिर से बच्चों एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, थैलेसेमिया। सब एग्जांपल है ऑटोसोमल रिसेसिव के। थैलेसेमिया, जिसको कुलीज एनीमिया भी बोलते हैं। क्या बच्चों? कुलीज एनीमिया। नाम में देखो क्या रहा है? थैलेसेमिया, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये एनीमिया ही होते हैं। अब यहां थैलेसेमिया में देखो बच्चों क्या है, दो टाइप का थैलेसेमिया आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। एक को बोलते हैं अल्फा थैलेसेमिया, एक बच्चों मेंशन कर रखा है बीटा थैलेसेमिया। अल्फा और बीटा थैलेसेमिया। क्लियर? तो पहली बात, थैलेसेमिया में होता क्या है? हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होता। कौन नहीं बनेगा बच्चों? हीमोग्लोबिन का सिंथेसाइज नहीं होगा। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी से कनेक्टेड है, तो हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं होता है। अब वो थैलेसेमिया कुलीज एनीमिया। अभी मैं बता रहा था बच्चों, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। ध्यान है ना आपको? अपने एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो अब हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन सिंथेसाइज नहीं हो रही है, उस बेस पर थैलेसेमिया के 2 टाइप है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा में बच्चों क्या होता है? अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं होती। ठीक है? हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन? अल्फा चेन संश्लेषित नहीं होती। और बीटा थैलेसेमिया में बीटा चेन सिंथेसाइज नहीं होती। क्लियर? अल्फा और बीटा, पहली चीज तो ये। अल्फा थैलेसीमिया की जो बच्चों जीन है वो मिलती है 16th क्रोमोसोम पर। इसकी जीन अपने को मिलेगी 11th क्रोमोसोम पर।
तो 11th क्रोमोसोम पर 2-3 जीन आ गई है डिजीज की। एल्बिनिज्म की कौन से पर थी? 11th पे। सिकल सेल एनीमिया की बच्चों किस पर थी? 11th पे। थैलेसीमिया में बीटा थैलेसीमिया की जीन भी किस पर है? 11th क्रोमोसोम पर। एक साथ भी याद रख सकते हो। अब अल्फा थैलेसीमिया की जीन 16 पर है। इसको कंट्रोल करती है बच्चों 2 टाइप ऑफ जीन, 2 जीन है इसकी। इसको बोलते हैं HBA1 एंड HBA2। देखियो 2 जीन है जो अल्फा थैलेसीमिया का कंट्रोल करती है, HBA1 HBA2। नाम से देखो, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, A से मतलब बच्चों अल्फा, हीमोग्लोबिन अल्फा फर्स्ट अल्फा सेकंड। 2 जीन है जो अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करती है। बीटा थैलेसीमिया के लिए एक ही जीन है और उसको बोलते हैं HBB जीन, हीमोग्लोबिन की बीटा जीन। तो इसका कंट्रोल एक जीन से, इसके लिए कितनी है? 2 जीन। दोनों जीन किस पर है? 16 क्रोमोसोम पे। इसकी एक जीन किस पर है? 11th क्रोमोसोम पे। 16 पे जैसे मैंने ये बनाया, ये बच्चों क्रोमोसोम, इस पे दोनों जीन पास पास है, अल्फा 1 अल्फा 2। तो जेनेटिक्स में आता है जीन जब पास पास होती है ना, उसको लिंक्ड जीन बोलते हैं, सहलग्न जीन बोलते हैं। लिंकेज आता ना जीनों का, साथ साथ रहना बच्चों, लिंकेज। तो यहाँ दोनों जीन पास है तो इनके लिए वर्ड आता है लिंक्ड जीन। तो इसके पास 2 जीन, इसके पास 1 जीन। अब जीन के एलील कितने होते हैं? बात जेनेटिक्स की, लेकिन इतना तो आपको पता है, हर जीन के नॉर्मली 2 एलील बताते हो। मैंने लिखा कैपिटल T, ये बच्चों एक जीन हुई कैपिटल टी, और इसके ये जो कैपिटल टी है वो दोनों क्या हुए? एलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, हमने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीन है, इसके कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 एलील है। तो जनरली हर जीन के कितने? 2 एलील, 2 युग्म विकल्प ही मिलते हैं। मैं ऐसे ही थोड़ा सा बता रहा हूं। ये यहां जीन कितनी दिखी? 2। तो इसके एलील अगर आपसे पूछ ले बच्चों तो कितने हो जाएंगे? 4। और जो बीटा थैलेसेमिया है उसकी जीन है 1 और एलील 2। ठीक है, तो ज्यादा कॉमन तो बीटा थैलेसेमिया ही होता है। सामान्यतया जो थैलेसेमिया होगा बेटा जी वो कौन सा? बीटा थैलेसेमिया। समझ रहे हो ना? एक जीन के जनरली 2 एलील, तो यहां जीन कितनी? 2, तो एलील हुए 4। और बीटा थैलेसेमिया के पास जीन 1, एलील हुए 2। तो ऐसी डिजीज जिसमें हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं होता वो थैलेसेमिया, अल्फा चेन नहीं बनना, अल्फा और बीटा का नहीं बनना, बीटा थैलेसेमिया। इसके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं, फिर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बता देता हूं। तो आज का हमारा बच्चों पॉइंट था जेनेटिक डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट इस बेस पर मान सकते हैं कि जेनेटिक्स में एक क्वेश्चन, जेनेटिक्स के पूरे चैप्टर से तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन इन डिसऑर्डर का आता है। वो वाला पॉइंट आज अपन इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों जो पेरेंट्स टू प्रोजेनी में आएंगे, 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। अगर जीन म्यूटेशन से होते हैं तब तो मेंडेलियन, अगर क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोम की नंबर में चेंजेस से होते हैं तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल को तो वहीं कवर कर लिया था, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये तो एंजाइटी के थे। उसके अलावा एडवर्ड, पटाऊ और जैकब सिंड्रोम की हमने बात की थी, आ गया था समझ में। देन मेंडेलियन पे बच्चों अपन आए थे, ये पेडिग्री वाला एप्लीकेबल होता है, मेंडल्स के लॉ को फॉलो करते हैं। इसमें फिर 2 थे, ऑटोसोमल और एलोसोमल। अगर ऑटोसोम क्रोमोसोम की जीन में चेंज होने से हो रहा है तो ऑटोसोमल मान लो, एलोसोम क्रोमोसोम की जीन में चेंज से होता है तो एलोसोमल मान लो। एलोसोमल में आपके सेक्स क्रोमोसोम है X और Y, तो उनमें X क्रोमोसोम वाले एग्जाम्पल सिलेबस में है। X लिंक्ड में कौन कौन? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और एक लिखा है था DMD, डुकेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। देन हम ऑटोसोमल में आ गए थे। ऑटोसोमल में फिर 2 थे, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट में हमने बोला आपको 3 कंडीशन याद रखनी है, कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों अफेक्टेड होंगे, स्मॉल ए अनअफेक्टेड होगा। बट ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस ऑटोसोमल रिसेसिव से हैं, वही अपने सिलेबस में जनरली दे रखे हैं। तो डोमिनेंट के एग्जाम्पल मैंने आपको 3 लिखा है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जीन मिलेगी 3रे क्रोमोसोम पे, सुनते रहो। कोक्लिया, कान खुला होना चाहिए ढंग से, दोनों कान भी खुले नहीं, इधर से बात सुनी उधर से निकाल दी, ऐसा नहीं। हाँ, कोक्लिया को अलर्ट रखो, एक्टिव रखो। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। देन सेकंड बच्चों
बोलो बोलो बोलो। हंटिंगटन कोरिया, जीन फाउंड ऑन 4th क्रोमोसोम, ब्रेन से रिलेटेड। और एक लिखा था पॉलीडेक्टाइली, पॉली का मतलब ज्यादा, फिंगर 5 से ज्यादा हो गई, पॉलीडेक्टाइली जीन आपको 7वें क्रोमोसोम पे मिलेगी। देन ऑटोसोमल रिसेसिव में आगे थे, उसके 7-8 इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको लिखा है। सबसे पहला गाउचर डिजीज, याद रख सकते हो, तो जीन 1st क्रोमोसोम पे थी, ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड डिजीज है। एल्केप्टोन यूरिया याद रखना ही है, जो ब्लैक यूरिन कहलाता है, होमोजेंटेसिक एसिड एक्सक्रीटेड विद यूरिन, जीन मिलेगी 3rd क्रोमोसोम पे, फर्स्ट नॉन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। थर्ड हमने लिखाया सिस्टिक फाइब्रोसिस, एनसीईआरटी का है, जीन 7th क्रोमोसोम पे, आयंस का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, म्यूकस सलाइवा थिक हो जाते हैं, जिससे डक्ट और जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकती है। सिस्टिक के बाद आया था सिकल सेल एनीमिया, इंपॉर्टेंट, जीन फाउंड ऑन 11th क्रोमोसोम, आरबीसी सिकल सेप्ड, बीटा चेन के 6th एमिनो एसिड पर ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ जाता है, ठीक है। देन अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म में अपन ने बताया था मिलानिन पिगमेंट नहीं बनता, जीन उसी 11वें क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। देन एक आ गया था पीकेयू, फिनाइल कीटोन यूरिया, जीन 12वें क्रोमोसोम पर होती है, जिसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो गई और फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में जमा गया या यूरिन के साथ बाहर आ गया, टॉक्सिक होता है। और फिर हमने थैलेसेमिया की बात की, जिसमें हीमोग्लोबिन क्या सिंथेसाइज नहीं होगा। अब बच्चों अल्फा चेन नहीं बने तो अल्फा, बीटा नहीं बने तो बीटा, ये 16वें पर, वो 11वें पे उसकी जीन, वो अल्फा बीटा थैलेसेमिया। बस उनके तीनों जीनोटाइप आपको याद रखने हैं। कैपिटल ए नॉर्मल था, कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर था, स्मॉल ए अफेक्टेड था, रोगी था। बिकॉज रिसेसिव जो होता है वो हमेशा होमोजाइगस में खुद को बच्चों क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। क्लियर हुई इतनी बात। चलें आगे, फिर हेमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस को थोड़ा बता दूं, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, ये तो हमने बात कर ली मेंडेलियन डिसऑर्डर के ऑटोसोमल वाले पार्ट की, उसमें डोमिनेंट भी आ गया, रिसेसिव भी आ गया। अब जो दूसरा था मेंडेलियन में बच्चों, दूसरा था एलोसोमल, जिनकी जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होती है, एक्स या वाई पर होती है, उसमें भी एक्स वाले ही हैं अपने, तो एक्स लिंक्ड। और एक्स लिंक्ड में भी कौन से बता रहा हूं मैं, रिसेसिव ही है। तो ऑटोसोमल में भी रिसेसिव है ये 7-8 इंपॉर्टेंट, और एलोसोमल में भी रिसेसिव ही इंपॉर्टेंट है मेन। यहां आप ए बी वर्ड की जगह एक्स और वाई यूज कर लेंगे। ऑटोसोमल में एक्स वाई यूज नहीं करना था, वहां ABCD कुछ भी यूज कर सकते हो, ए से हमने एक्सप्लेन किया था ना। चलो बच्चों, तो इसमें पहला एलोसोमल में ले लेता हूं मैं फटाफट, हीमोफीलिया, पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है, बस मैं सिंपली मेनली बता देता हूं। इसको हम रॉयल्स डिजीज बोलते हैं, जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी बच्चों बोल लेते हैं। हीमोफीलिया आपको ध्यान ही है, जिसमें ब्लड की क्लोटिंग, थक्का प्रॉपर नहीं बनता, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो हल्का सा भी घाव अगर हो जाता है तो ज्यादा ब्लड लॉस, ब्लीडिंग हो जाती है, खून ज्यादा बह जाता है, जिससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया, साइंटिस्ट का नेम याद रखो तो डिस्कवर्ड बाय जॉन ओटो, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने हीमोफीलिया के बारे में बताया था। ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती। रॉयल डिजीज बच्चों क्यों बोला, क्योंकि वही इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया खुद इस डिजीज की कैरियर थी, वाहक थी, उसकी पेडिग्री में ट्रांसफर हुआ था, तो रॉयल डिजीज। ब्लीडिंग ज्यादा होती है, खून का बहना ज्यादा होता है, सो इट्स कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज, तो थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया भी वैसे 3 टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया A, B, C। ये मैं आपको सर्कुलेटरी में बता देता हूं कि वो जो क्लोटिंग के 13 फैक्टर आए थे ना थक्का बनाने वाले बच्चों, उसमें 8वां फैक्टर आता है एंटी हीमोफिलिक, उसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया A, 9वें की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया B, 11वें फैक्टर की गड़बड़ी से हीमोफीलिया C होता है, वो वहां बता रखा है। हीमोफीलिया A सबसे कॉमन है। क्लियर, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी या तो देर से होगी, जिससे ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। अब बच्चों, इसकी जो जीन है वो एक्स पे है, एक्स लिंक्ड भी कैसा है, रिसेसिव। बस ये जीनोटाइप अब आप ध्यान से सुन लेना, सीधा ही है। वैसे 3 कंडीशन आपको याद रख लेनी है, एक्स वाई यूज करना है बिकॉज एलोसोमल है। पहला मैंने लिखा ये लो, एच से हीमोफीलिया की जीन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिसेसिव है इसलिए स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दो। अब बच्चों, मेल में एक ही एक्स दिख रहा है आपको, होता ही एक ही, दिख क्या रहा है, एक ही होता है। उस पर अगर जीन आ गई तो ये मेल कैसा हुआ, हीमोफिलिक हुआ।
पेसेंट हुआ, अफेक्टेड हुआ, बिकॉज एक ही एक्स है। फीमेल में अगर एक एक्स पे आती है तो वो पेसेंट नहीं होती बेटा जी, वो क्या होगी, कैरियर फीमेल। दोनों एक्स पर अगर जीन आ जाए देन इट्स कॉल्ड हीमोफिलिक फीमेल। कोई ज़्यादा टिपिकल बात नहीं है ना, ध्यान ही अपने को, बस इनको याद रख सकेंगे हम, इनसे अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो रिसेसिव है तो जनरली होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा। एक एक्स पर अगर फीमेल में हीमोफिलिक जीन है तो वो पेसेंट नहीं होगी, वो कैरियर होगी, खुद में डिजीज नहीं होगी बट रोग को फैलाएगी। रोग जनरली फैलाती कौन है, बोलूंगा नहीं, समझ जाना। अब दोनों एक्स पर अगर बच्चों ये जीन है फीमेल में तब वो हीमोफिलिक होगी। मेल में बेचारे में एक ही एक्स है, उसमें एक पर आती है वो क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा, पेसेंट हो जाएगा। तो यहां आपको जनरली पता चल रहा है कि ये डिजीज जनरली मेल में होगी कि फीमेल में। मोस्टली मेल इस डिजीज के पेशेंट या अफेक्टेड होते हैं, तो नर में फीमेल के कंपेयर क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज मेल में एक्स एक ही है, उस पर ये जीन आते ही वो क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्स एक्स लिखा वो नॉर्मल फीमेल हो गई, एक्स वाई लिखा वो नॉर्मल मेल हो गया। चलें आगे, हो गया हीमोफीलिया, बस कलर वो जो होता ना ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर नहीं होगा। ऐसे ही एक अपन हीमोफीलिया के बाद डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कलर ब्लाइंडनेस। सेम इसकी और उसकी वो इनहेरिटेंस है। कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता, रंग अंधता, जिसको अपन वो रेड ग्रीन प्रोटीन डेफिशिएंसी भी बोल देते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में 3 मेन कलर होते हैं ना, रेड, ग्रीन और ब्लू प्राइमरी कलर होते हैं। इनको प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। और वैसे बेटा जी कलर के लिए आईज में कौन रेस्पॉन्सिबल है, हाँ कौन ही है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो अपना आंसर कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन ही रेस्पॉन्सिबल है। तो कौन और रोड दो होते हैं, कौन सेल्स में अगर डिफेक्ट आ गया तो कलर ब्लाइंडनेस। डिस्कवर्ड बाय, याद रखो तो साइंटिस्ट एक हॉर्नर था, इसने डिस्कवर इसको किया था। रेड ग्रीन इसको ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। अब ये बच्चों ये भी 3 टाइप की है, हीमोफीलिया भी 3 टाइप का था, ये भी 3 टाइप की है, याद रख सकते हो। तो इसको अपन बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटोनोपिया और प्रोटोनोपिया। ड्यूटेरो, ट्राइटो और प्रोटोनोपिया, जिसमें ये तो ब्लू, ग्रीन, ये रेड कलर के लिए होता है, अगर याद रह जाए तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटेरोनोपिया में ग्रीन कलर प्रॉपर नहीं दिखेगा, ट्राइटो में ब्लू, प्रोटो में रेड, टीडीपी अगर याद रखना चाहो तो। ट्राइटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, प्रोटोनोपिया और बीजीआर, टीडीपी, बीजीआर। तो ट्राइटोनोपिया बच्चों ब्लू कलर की, ड्यूटेरो ग्रीन की, प्रोटोनोपिया रेड कलर के लिए। ये कलर ब्लाइंडनेस इसमें अपने कौन सेल में डिफेक्ट आता है जिससे कलर रंग प्रॉपर दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब इसकी भी जो इनहेरिटेंस है सेम ही है, क्योंकि इसकी जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर है, वही सेम हीमोफीलिया वाला याद रखना है। बस जीन मैंने यहां एच की जगह स्मॉल सी लगा दी, ये लो। कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन हमने क्या लगा दी, स्मॉल सी, वही सेम। तो इस वाली फीमेल में कैरियर हो गई बच्चों, ये वाली कलर ब्लाइंड हो गई, ये वाला मेल कलर ब्लाइंड मेल हो गया, बस। वहाँ हीमोफिलिक थी, यहाँ स्मॉल सी। रिसेसिव है तो होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा। तो ये भी जनरली मेल में ज़्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल। एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है कि वहाँ तो 0.4 और मेल में 0.8% होने के चांसेस ज़्यादा, ऐसी एक डेटा अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। उससे यही मीनिंग निकलता है कि ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है जनरली मेल में एक्सप्रेस होती है कंपेयर टू फीमेल। क्लियर है? अब इनसे हम इनके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। डीएमडी वो मसल्स जिसमें क्या हो जाएगी, वीक। ये 2 आपके डिटेल में दे रखे हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, जो कैसे हैं, एलोसोमल है, क्योंकि जीन फाउंड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो कैसे आप सोल्व करते हो, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं, इससे अपन इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखियो, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, एग्जाम का भी मैंने मेंशन कर रखा है। पहला क्वेश्चन ये है, AIPMT 2012 का बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखो खुद भी सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। ए नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, ए नॉर्मल
विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। अब एक ये भी ध्यान रख लेना, मैंने बताया था XY वाला, ये पूछा हुआ है कि फादर का X क्रोमोसोम किस में जाता है और मदर का X क्रोमोसोम किस में जाता है। तो मैं बता दूं, वैसे सिंपली पता ही है ना, बापूजी का, अरे बापूजी के लाडेसर कौन? बेटियां, बेटियां बापू की लाडेसर होती है। अपन तो बोलता भी हूं मैं, छोरों का तो पिताजी से 36 का आंकड़ा चलता है, होता है ना। तो बापूजी का जो फादर का X क्रोमोसोम है ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर। पिता का जो X होगा बच्चों, वो हमेशा बेटियों में ट्रांसफर होगा। पिता के पास एक ही X है, बेटियों में गया। और Y जो है, लठ भर का Y है, वो तो बेटों में ही आएगा। माँ के पास 2 X है, एक X बेटे में, एक X बेटी में, तो माँ के लिए बराबर है। और पिताजी का X ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर। वो आप ऐसे बता भी सकता हूं मैं, सुन लियो तो ऐसे ही, ये अपने XY येलो कलर में मैंने बना दिया। दूसरा बेटा जी ये कलर से मैं समझा दूं, ठीक है। तो इन दो में से अपन ये एक कॉमन ले लिया, सीधा ही सोल्व कर लें। इसके 2 ले लिए, इक्वेशन नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको ऐसे। ये वाला क्रॉस X, ये वाला Y, यही हुआ। ये डॉटर है, तो डॉटर में ये सन है। तो फादर का ये वाला देख लियो बच्चों, X और X, तो ये जो डॉटर है इसमें फादर वाला जो X देख लो, ये येलो वाला, ये X हमेशा कहाँ आएगा? डॉटर में। पूछा हुआ है क्वेश्चन अभी 1-2 साल पहले का ही, कि फादर का X ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर, वो हमेशा बेटियों में जाएगा, फादर का X कभी भी बेटे में नहीं जाता। और Y तो होता ही वैसे मेल में ही है। और माँ का जो X है ये वाला, ये डॉटर में भी जाएगा, ये सन में भी जाएगा। क्लियर है? तो अगर फादर हीमोफिलिक है, फादर कलर ब्लाइंड है, पिता में रोग है, तो वो कभी भी पुत्रों में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इसकी जीन X पर होती है, वो ट्रांसफर होगा किसमें? बेटियों में। ठीक है ना, लाडेसर है तो बेटियों को ही मिलेगा। लेकिन बेटियों में अगर एक X पर आया तो उसमें डिजीज तो होगी नहीं, वो तो डिजीज की कैरियर होगी। अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कर लें क्या? कर लो, तो आपके सामने क्वेश्चन है। जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। जीनोटाइप लिख दिया, आपका आंसर सामने आ गया। ये नॉर्मल विजन मेन, नॉर्मल विजन है तो XY, नॉर्मल विजन मेन है, आंखें साफ है, सही है, दिख रहा है उसको। Whose फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पिता कलर ब्लाइंड था। तो पिता अगर बच्चों जैसे मान लो इसका ये पिता है, ये कलर ब्लाइंड है, तो इस पिता के कलर ब्लाइंड होने का असर बेटे पे पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिता का X तो बेटियों में जाएगा। तो ये जो नॉर्मल विजन मेन है उसका जीनोटाइप आ गया XY, ये नहीं रहेगा। मैरीज ए वुमन हुज फादर वाज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, ऐसी महिला से विवाह करता है जिसका पिता भी कलर ब्लाइंड है। तो अब फीमेल का जीनोटाइप आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? उस फीमेल का जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है, तो फादर कलर ब्लाइंड है तो बच्चों पिता का X तो बेटी में आएगा, तो ये बेटी कैसी होगी? कैरियर हो गई। तो ए नॉर्मल विजन मैन, नॉर्मल विजन मैन फादर जिसका कलर ब्लाइंड था, मैरीज ए वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, ऐसी फीमेल से मैरिज करता है जिसका पिता भी कलर ब्लाइंड है। तो इसका जीनोटाइप बच्चों क्या हुआ? ये हुआ। समझ गए बात? क्योंकि फादर कलर ब्लाइंड है तो उसका X तो बेटी में ही आएगा, ये कैरियर हो गई। क्लियर है? तो ये बेचारा नॉर्मल था, इसको कौन मिली? कैरियर मिली। अब क्या पूछ रहा है? दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज ए डॉटर, इनका पहला बच्चा एक डॉटर हुई, एक बेटी हुई। तो व्हाट आर द चांस दैट द चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड, तो उस बेटी के कलर ब्लाइंड होने के चांस क्या होंगे? निकाल लोगे? सीधा है, निकाल लो। चलो साथ साथ करते हैं अपन। इसका जीनोटाइप बच्चों बन गया, गैमेट बन गए सीधे ही 2, इसके भी 2 बनेंगे, X और XC, क्रॉस तो अपने को आता ही है, एक्सपर्ट है अपन। ये लो, आ गया। क्लियर? 4 ये आ गई प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग। अब इसमें कह रहा है कि केवल डॉटर बच्ची की बात कर रहा है, बेटी की बात कर रहा है, तो छोरे तो छोड़ो। अब ये 2 डॉटर दिख रही है अपने को, ये कैसी हुई? नॉर्मल। ये बच्चों वैसे तो नॉर्मल है लेकिन कैरियर हुई ना, इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, कैरियर होगी। तो एक नॉर्मल एक कैरियर, सन की बात नहीं करें, फिर भी एक सन नॉर्मल होगा, एक कलर ब्लाइंड होगा। अगले ने पूछा आपसे क्या है? दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज ए डॉटर, पहली जो संतान थी वो एक बच्ची थी। व्हाट आर द चांस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड, तो उसके कलर ब्लाइंड होने के चांस क्या होंगे? क्या कोई भी कलर ब्लाइंड होगी?
नहीं होगी, नॉर्मल हो सकती है या तो कैरियर हो सकती है। तो कलर ब्लाइंड होने के चांस बच्चों कितने आए? 0%। तो इसका आंसर क्या चला गया? सेकंड चला गया। क्लियर है ना फंडा? आ गया समझ में? चलें फिर आगे। चलो देर किस बात की। अगला क्वेश्चन जो है ये नीट 2013 का बच्चों, जो नीट का एग्जाम है ना, सबसे पहले 2013 में हुआ था। ब्रैकेट में जो यूजी लिखा हुआ है ना, हाँ अंडर ग्रेजुएशन, सोच रहे हैं यूजी क्या आ गया सर, ये नया एग्जाम हो गया क्या? नीट अंडर ग्रेजुएशन बोलते हैं। और जब एमबीबीएस कर लोगे उसके बाद में नीट वो पीजी हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, नई बात समझ में आई क्या? चलो, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसेमिया, अगला क्वेश्चन बच्चों थैलेसेमिया का आ गया, जो क्या थी? ऑटोसोमल रिसेसिव थी। विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, दे भी दिया अगले ने कि जो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। व्हाट आर द चांस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्ट इन एन अफेक्टेड चाइल्ड, तो प्रभावित थैलेसेमिक बच्चे के क्या परसेंट होंगे, क्या चांस होंगे? तो इसके लिए अपन सबसे पहले वही जीनोटाइप लिखो, दोनों पेरेंट ही थैलेसेमिया के क्या है? वो पेरेंट कैरियर फॉर थैलेसेमिया, दोनों जन की थैलेसेमिया के कैरियर है। थैलेसेमिया के कैरियर मेल भी हो सकता है क्योंकि वो तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड नहीं, ऑटोसोमल है। तो ऑटोसोमल में 3 कंडीशन लिखी थी, फिर बता रहा हूं बच्चों, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, यही याद रखना है। रिसेसिव है, इसके लिए मैंने क्या बताया था? नॉर्मल। ये वाली बेटा जी कैरियर, ये वाला अफेक्टेड। बस लिख दो जीनोटाइप, सोचना क्या है। तो दोनों पेरेंट ही कैरियर है थैलेसेमिया के, तो इसको जीनोटाइप भी आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। एक्स वाई नहीं लिखना है बिकॉज ऑटोसोमल है, ना कि एलोसोमल, बता दी थी मैंने बात। इसका भी बोथ आर कैरियर, गैमेट बना लो, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये बन गए बच्चों कैपिटल ए स्मॉल ए। ये वाला क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये आपके सामने बोर्ड पर प्रोजेनी। ये वाला नॉर्मल, ये कैरियर, वैसे होंगे दिखने में नॉर्मल, ये वाला अफेक्टेड। तो ये पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी में अफेक्टेड चाइल्ड होने के परसेंट क्या होंगे, रोगी बच्चे के परसेंट क्या होंगे? तो बोलो 25% नॉर्मल दिख रहा है, 50 कैरियर, वैसे इनको भी नॉर्मल मान सकते हैं। और ये जो 25% है बच्चों, यही क्या होगा? अफेक्टेड होगा, रोगी होगा। क्लियर? तो अपना आंसर आ जाएगा 25/4। ये लो नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं वो आपसे क्या कर रहा है। फिर से एक और AIPMT 2014 का क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए। ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, देखो ऐसा ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो मेल का जीनोटाइप हो गया XY। फादर कलर ब्लाइंड है तो फादर से तो छोरे का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन इन द सेंस एक्स क्रोमोसोम से कनेक्शन नहीं है, वैसे तो है, बेटा है उसका। हाँ, तो ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए वुमन हुज हैड ए कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। देखो ऐसी महिला से विवाह करता है। अब महिला का जीनोटाइप नहीं दिया है, आपको ज्ञात करना है कैसी। ए वुमन हु हैड ए कलर ब्लाइंड मदर, उसकी माँ बच्चों कलर ब्लाइंड है और फादर उसका नॉर्मल है, निकाल लेंगे। तो माँ कलर ब्लाइंड है, फादर नॉर्मल है, तो यही तो जीनोटाइप आया उसका। ठीक है, तो वो जो फीमेल होगी वो कलर ब्लाइंड के लिए क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। बस अब सीधा ही कर लो सोल्व में, बार बार वैसे गेमेट नहीं बनाऊंगा। तो नहीं दे रखा हो तो आपको पहले निकालना पड़ेगा, हम निकाल लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सामने आ गया। पूछ क्या रहा है बच्चों आपसे? व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। इस कपल के जो छोरे हैं, मेल चिल्ड्रन, लड़के जो है, उनमें कलर ब्लाइंड होने के चांस कितने होंगे? लड़के हैं तो इन लड़कियों को तो छोड़ दो, पहले इनकी बात नहीं करी। ये रहे 2 लड़के दिखे आपको, ये वाला नॉर्मल, ये वाला कलर ब्लाइंड। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग संततियों की बात आए तो संततियों में तो आप सारे मेंशन करोगे, उसमें डॉटर भी मेंशन होगी, सन भी मेंशन होंगे, लड़के लड़की दोनों मेंशन करने। केवल आपसे डॉटर पूछा है, ओनली डॉटर की बात कर रहा है, तो हम सन को इंक्लूड नहीं करेंगे।
केवल सन पूछे हैं तो हम डॉटर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ केवल मेल चिल्ड्रन की बात हो रही है, सन की बात हो रही है, तो इनको छोड़ो। दो छोटे दिख रहे हैं, 50% नॉर्मल, 50% कलर ब्लाइंड। क्लियर? तो मेल चिल्ड्रन कपल विल बी कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड कितना होगा? 50% कलर ब्लाइंड होने के चांस है, बाकी 50% कैसा रहेगा? नॉर्मल। तो ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी पूछा तो टोटल में से डॉटर में भी सी, सन में भी, सबको लेना है। केवल सन पूछे तो सन देखो, डॉटर मेंशन नहीं करनी है। केवल डॉटर दे रखी है तो उसमें आपको सन इंक्लूड नहीं करना है। समझ गए? समझ गए तो चलो फिर, ज्ञानी तो हुई हो आप, इतना टाइम कहाँ लगाते हो, समझ तो तुरंत जाते हो। ये लो, एक आरपीएमटी का अच्छा क्वेश्चन, री आरपीएमटी लिखा है। आरपीएमटी पहले ऑनलाइन हुई थी 2014 में, फिर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी, देन उसको ऑफलाइन करवाया था। वो लास्ट आरपीएमटी थी 14, उसके बाद आरपीएमटी नहीं हुई। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आया था बच्चों, दो डिजीज को मिक्स करके पूछा था। थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ए फीमेल who is homozygous for recessive thalassemia gene, a female who is homozygous for recessive thalassemia gene, थैलेसेमिया के लिए ये फीमेल क्या है? रिसेसिव थैलेसेमिया जीन है इसके, होमोजाइगस। देखो इसने अगले ने दे दिया स्मॉल टी दे दिया, तो आप लिख लो स्मॉल टी, स्मॉल ए भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगले ने दे दिया तो आप ये लिख लो, बस एक्स वाई थैलेसेमिया के लिए यूज नहीं करेंगे। एंड इज नॉर्मल फॉर कलर विजन, दो डिजीज को मिक्स करके पूछ लिया है, थैलेसेमिया कलर ब्लाइंडनेस, दोनों को एक साथ दे दिया। थैलेसेमिया तो है ऑटोसोमल रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस है एलोसोमल रिसेसिव। तो जीनोटाइप बच्चों, बस जीनोटाइप अगर आपने लिख लिया अपने आप आंसर आ गया। तो होमोजाइगस फॉर रिसेसिव थैलेसेमिया, ठीक है, लेकिन नॉर्मल फॉर कलर विजन, कलर विजन के लिए नॉर्मल है, मतलब उसके वर्णांतर नहीं है, तो नॉर्मल कलर विजन के लिए अगले ने जीनोटाइप दे दिया XX। इससे आपने क्या समझा? XX का मतलब आंखें सही है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, बट स्मॉल टी का मतलब वो क्या है? थैलेसेमिक है। ठीक है, अब आ जाओ, छोरा कैसा ढूंढा ये देख लो। ए मेल हु इज हेटेरोजाइगस फॉर थैलेसेमिया, वो थैलेसेमिया के लिए क्या है? हेटेरोजाइगस, कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए बोल दो, कुछ नहीं इसने दे रखा है, कैपिटल डी स्मॉल टी अपन वो लिख देंगे। एंड इज कलर ब्लाइंड, साथ में वो कलर ब्लाइंड है, ये लो लिख दिया, जैसा पूछा है वैसा लिखता चलो। क्लियर है? तो इन जीनोटाइप को देख के आप क्या समझोगे? एक ऐसा मेल जो थैलेसेमिया के लिए बच्चों क्या है? कैरियर है, लेकिन साथ में क्या है? कलर ब्लाइंड है। ऐसी फीमेल जो कलर ब्लाइंड तो नहीं है लेकिन क्या है? थैलेसेमिक है। अब इनके क्रॉस से आपको क्या निकालना है? व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल प्रोजेनी विल बी कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड ऑल्सो सफर फ्रॉम थैलेसेमिया। उनकी निकालो जो थैलेसेमिया से हो और कलर ब्लाइंड के लिए क्या हो? कैरियर हो। तो अपन इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करके आपको बता देता हूं। ये वाले जो जीनोटाइप अपन ने लिखे हैं इसको अपन एक सीधे पेज पे लेके आपको बच्चों मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो थोड़ा सा देख लो ये क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करें। सीधा साहब जीनोटाइप लिखना आ गया ना, फिर आप खुद ही कर लोगे। तो मेल थैलेसेमिया के लिए कैरियर है और साथ में क्या है? कलर ब्लाइंड। फीमेल ये तो था, बस गैमेट बनाने आने चाहिए। कितने गैमेट बनेंगे? 2 की पावर n, 4 बन गए तो बना लो 4। ये बनाने नहीं सिखाऊंगा मैं, तो आने चाहिए अपने को। कैपिटल R कैपिटल Y जो बनाते हो आप, डाइहाइब्रिड क्रॉस, बन गए 4। एक जैसा गैमेट रिपीट नहीं करना आपको। इसमें गैमेट बच्चों कॉमन ले लो, एक ही टाइप का बना, ठीक है। अब लो कर लो सोल्व। ये वाला क्रॉस इससे, कैपिटल डी स्मॉल डी, एक्स ई और एक्स, ये लो कैपिटल डी स्मॉल डी एक्स वाई, देखते जाना, स्मॉल डी एक्स ई और एक्स, स्मॉल डी एक्स और वाई। ये तो आगे 4, तो 4 आगे देख लो। ये डबल एक्स है, ये तो डॉटर हो गई, ये सन हो गया, डॉटर हो गई, छोरा हो गया। अब पूछा क्या था? ऐसी डॉटर की परसेंटेज निकालो जो थैलेसेमिक हो और कलर ब्लाइंड की कैरियर हो। तो डॉटर तो ये रही, ये थैलेसेमिक है क्या बच्चों? नहीं है, थैलेसेमिया की तो कैरियर है, कैपिटल डी स्मॉल टी है। ये वाली कि स्मॉल डी थैलेसेमिक है और कलर ब्लाइंडनेस की क्या है? कैरियर है।
तो 2 डॉटर में से केवल डॉटर पूछा ना, तो सन आपको इंक्लूड नहीं करना। तो 2 डॉटर में से 1 डॉटर ऐसी होगी जो थैलेसेमिक है और कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर है। मतलब 2 में से 1 का मतलब बेटा जी कितना, 50% आया। क्लियर, ये 50% आ गया। ये अपना उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, कौन से का, इसका, ये 50%। तो आपको जीनोटाइप लिखना आना चाहिए और उसके लिए आप डायरेक्ट जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है वैसे वैसे लिखते चलो, ऐड करते चलो। बस थैलेसेमिया यहाँ 2 डिजीज को क्या दे दिया, मिक्स करके दे दिया। तो हम दोनों डिजीज को अपन यहाँ एक साथ ले लेंगे। अपने को पता है 2 क्वेश्चन आपको मिक्स करके भी दे सकते हैं, लेकिन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो तो फिर आगे वाला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। डॉक्टरों आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोफीलिया। वही 2014 का क्वेश्चन, हीमोफीलिया के संदर्भ में सही कथन ढूंढ लो। इट इज ए सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। डोमिनेंट नहीं है बेटा जी, कैसी है, रिसेसिव है। इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, तो आंसर सीधा ही गया सेकंड। द एमिनो एसिड ग्लूटामिक गलत, वो तो सिकल सेल एनीमिया है। इट्स कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में कॉमन नहीं होता, मेल में होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्लियर, सीधा से आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बच्चों। फिर से एक क्रॉस का क्वेश्चन, री AIPMT 2015 में AIPMT वापस हुई थी, उसका है कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमन विद नॉर्मल साइट। तो कलर ब्लाइंड मैन, तो मैन का जीनोटाइप बच्चों आ गया, कलर ब्लाइंड मैन marries a woman with normal sight who has no history of color blindness in her family। ऐसी फीमेल से जो नॉर्मल है, बस उसकी परिवार में कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, किसी के भी नहीं है, तो मतलब वो कैरियर नहीं होगी, वो तो नॉर्मल होगी। अगर इसका फादर कलर ब्लाइंड दे देते तो बच्चों ये फीमेल भी क्या होती, कैरियर होती। सीधा सा कर लो फटाफट क्रॉस, बस XCX आया तो एक ही ले लो चलो, और XY आ गया, सीधा ही मैंने कॉमन लेके कर दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड। ग्रैंडसन पूछा है बच्चों, थोड़ा सा नई चीज दे दी। ग्रैंडसन का मतलब इसके पोते पूछे हैं, ये करेक्शन था इस क्वेश्चन में। वैसे अब देखो ग्रैंडसन पोते भी होते हैं, दोहिते भी होते हैं। अपन तो समझते हैं पोता और दोहिता में डिफरेंस। बेटे का बेटा तो पोता हो गया, बेटी का बेटा दोहिता। तो वैसे बच्चों जो दोहिता होता है उसको मैटरनल ग्रैंडसन बोलते हैं, सही वर्ड तो वो है। और केवल ग्रैंडसन आ रहा है मतलब पोते की बात कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन था इस क्वेश्चन में। अपन तो सही इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो इसका बेटा आ गया, पूछ रहा ग्रैंडसन पोते की बात कर रहा है, तो ये तो पहली जनरेशन हुई ना, फर्स्ट जनरेशन। इस क्रॉस से ये तो निकल गया बेटा। अब बेटा जी ग्रैंडसन पोता लाना है तो बेटे की बहू लानी पड़ेगी, तो इस बेटे की बहू लाओ। अब कुछ नहीं दिया हुआ है तो बहू हम कैसी लाएंगे, नॉर्मल ही लाएंगे, नॉर्मल बहू लाई। अब पोते के लिए जब ये क्रॉस हुआ, ये XY ही आया इसका पोता। क्लियर, तो पहली पीढ़ी में तो बेटा हुआ, अगली जनरेशन में उसका ग्रैंडसन पोता हो गया। तो इस पोते के कलर ब्लाइंड होने के चांस क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन वहां 0.25 दे रखा था, वो मैटरनल ग्रैंडसन के हिसाब से आंसर दिया था। मैटरनल का मतलब दोहिता होगा, केवल ग्रैंडसन आए ना बच्चों तो अपन उसको जनरली पोता ही कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में तो बेटा आ गया, अगली जनरेशन में उसका पोता ग्रैंडसन आ गया। कर दोगे, नहीं है प्रॉब्लम, चलने आगे। चलो बेटे पोते के बाद अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। नीट 2016 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन हीमोफीलिया के बारे में बेस्ट आपको एक्सप्लेन करता है। डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर है, गलत बच्चों, डोमिनेंट थोड़ी है, वो तो रिसेसिव है। रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है रिसेसिव, लेकिन रिसेसिव में ऑटोसोमल है कि एलोसोमल है, आपको और अच्छा आंसर ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए चारों ऑप्शन देखा करो फिर बेस्ट आंसर, वरना सीधा दूसरा देख के टिक कर दिया। सही तो दूसरा भी है, लेकिन उससे ज्यादा सही रहा एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। रिसेसिव में भी इसकी जीन किस पर मिलेगी, एक्स पर मिलेगी, तो बेस्ट होगा एक्स लिंक्ड जीन रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर, चलो क्वेश्चन अगले पे आते हैं अपन। वही नीट 2016 का एक और, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। नीट 2016 भी बच्चों 2 बार हुई थी,
उनके सारे मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके साथ ले आया हूँ। करेक्ट पूछा आपसे। पहला हिमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो कई बार आ गया हिमोफीलिया के ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, बिल्कुल है, रिसेसिव ही है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। अब ये देखो एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, इसका भी अपन एक लेक्चर बनाएंगे, आपको ध्यान है। एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी बच्चों अगर एक सेट में गड़बड़ होती है तो उसको तो एन्यूप्लॉइडी, एक आध क्रोमोसोम में गड़बड़ होना एन्यूप्लॉइडी, असुगुणिता होता है। पूरा को पूरा सेट बदल जाए, समुच्चय बदल जाए, उसको अपन यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो ये एन्यूप्लॉइडी होती है, इसमें एक आध क्रोमोसोम ही चेंज होते हैं। 21 वाला ही होता ना, ट्राइजोमी हमने बोला था। फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। फिनाइल कीटोन रिसेसिव ही है और बच्चों ऑटोसोमल भी है, क्योंकि जीन इसकी 12 क्रोमोसोम पे थी, ऑटोसोम पे थी, सही बात। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, गलत। सिकल सेल की जीन थी 11वें क्रोमोसोम पे, ऑटोसोम पे। कर लेंगे, हो जाएगा। तो पिक द करेक्ट पूछा था, तो ए बी सी तीनों इसके क्या आ गए, करेक्ट आ गए। क्लियर है? चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर आए। हाँ, ये जो 2016 में नीट जो सेकंड टाइम हुई थी उसका क्वेश्चन लो। इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमन, मैन है कलर ब्लाइंड, ये मैंने जीनोटाइप लिख दिया कलर ब्लाइंड का। मैरीज ए वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, उसकी कलर विजन नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब वो कलर ब्लाइंड नहीं है, और साथ में होमोजाइगस, ये रही होमोजाइगस है। तो सीधा एक रोस में करी दूं, पहले एक्स हुआ और एक्स वाई हुआ, यही आएगा। अब देख लो क्या पूछ रहा है आपसे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, सन के कलर ब्लाइंड होने के चांस। ये लो छोरा कलर ब्लाइंड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। छोरी भी कलर ब्लाइंड नहीं होगी, वो तो उसकी बेटी कैरियर होगी। तो आंसर कलर ब्लाइंड होने के चांस 0, 0 का मतलब आंसर आया फर्स्ट आया। चलें आगे, चलो लो 2019 नीट का क्वेश्चन इस बार भी पूछा था एक, तो देख रहे हो आप लगभग हर साल इस एक पॉइंट से क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में मिल रहा है। तो बच्चों व्हाट इज द जेनेटिक disorder in which an individual has an overall masculine development gynecomastia। ये लो gynecomastia आ गया। gynecomastia मेल में फीमेल के करेक्टर आना, मेल में मेमोरी ग्लैंड एक्टिव होना, अभी बता रहा था कौन सा, वही क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर में बच्चों 44 प्लस XXY, एक X एक्स्ट्रा आ गया तो फीमेल के करेक्टर आ गए, और वो स्टेराइल होता है, बंधे होता है। तो आंसर क्या आ गया इसका? 4th आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन उड़ीसा नीट का था 2019 का। इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन हैज द सेक्स क्रोमोसोम XXY। वही वैसा ही क्वेश्चन। किस रोग में ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी XXY? तो अभी बताया था वो किस में मिलती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। टर्नर में तो 44 प्लस X0, थैलेसेमिया तो था ऑटोसोमल, फिनाइलकीटोनुरिया भी था ऑटोसोमल, इसकी जीन 12 पे थी, थैलेसेमिया की 11 और 16 पे थी। तो इसका भी आंसर क्या आ गया बेटा जी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो आज हमने एक फिर से जेनेटिक्स वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें दो आपको बच्चों बताए, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन में फिर हमने डिस्कस किया ऑटोसोमल, एलोसोमल। ऑटोसोमल में फिर डोमिनेंट आए, रिसेसिव आए। रिसेसिव इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने गाउचर, सिकल सेल, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया के बारे में डिस्कस किया, और सेक्स लिंक्ड में बेटा जी हीमोफीलिया, और कौन इंपॉर्टेंट है, कलर ब्लाइंडनेस, और उनके जीनोटाइप आपको लिखा है जिनसे हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो मैं कह रहा हूं अब अपने क्रैश कोर्स के जो लेक्चर होंगे उसमें पहले मैं जेनेटिक्स स्मॉल बायो के बच्चों जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उन पॉइंट को अपन उठाएंगे और हर उस लेक्चर में उनको कंप्लीट करेंगे। तो वही उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को भी आपने अच्छे से देखा, सुना, एंजॉय किया। तो बेटा जी बने रहो मयंक सर और स्वाभिमान के साथ। अगले लेक्चर में अपन पेडिग्री स्टार्ट करते हैं। तब तक वही मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। जय हिंद।